नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, आज बुलंद आवाज, राजपथ भारत, टाइम टू अनफिल्टर और हिंद टुडे, ये हम सब लोग आए हैं आगरा। आगरा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऐतिहासिक भूमि तो है ही है, साथ ही साथ इसका अपने आप में एक महत्व है बसपा और बसपा के समर्थकों से जुड़े होने के कारण, और इसको जो राजधानी कहा जाता है जिस तरीके से, वो आप लोगों को सबको पता है। आज हमारे साथ आगरा के डॉक्टर नरेंद्र वरुण हैं। एक छोटी सी चर्चा बसपा के बारे में, बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में, मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में मैं करूंगी डॉक्टर नरेंद्र वरुण के साथ, और जानेंगे उनसे कि वो क्या सोचते हैं, कब से जुड़े हैं। जाहिर सी बात है, आगरा से हैं और डॉक्टर नरेंद्र वरुण हैं, तो डेफिनेटली बसपा के साथ ही होंगे, बसपा के समर्थक हैं। तो किस तरीके से देखते हैं पहले की बसपा को, अब की बसपा को, आगे क्या क्या उनका इस पर पूरा नजरिया है, वो सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर नरेंद्र वरुण आपका बुलंद आवाज पर। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नरेंद्र वरुण, आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर साहब की पहले की एक बेसिक सा सवाल करूंगी आपसे कि पहले की बसपा में और आज की बसपा में आप क्या फर्क देखते हैं? बहुत बड़ा फर्क तो कैडर का ही है। मैं जो देखता हूँ कि 15 साल पहले जो लीडर हुआ करते थे पार्टी में या कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो कैडराइज हुआ करते थे। वो सारे के सारे लीडर जो है माननीय कांशीराम साहब और आदरणीय बहन जी के द्वारा कैडराइज थे। लेकिन बीते 15 वर्ष में लगभग, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कैडर जो है पार्टी के अंदर नहीं है। तो अभी बीते 15 साल के अंदर जो नए कार्यकर्ता जो तैयार हुए हैं, वो उस स्तर के कैडराइज नहीं है जिस स्तर के उस जमाने में हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो वोटर को, जो 15 साल पहले का कार्यकर्ता जो अपने आप से कनेक्ट कर पाता था, उसके कारण जो है वो आज का कार्यकर्ता अपने आप से आम वोटर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से साल दर साल समय के साथ साथ बसपा का ग्राफ नीचे आया है तेजी से, उसके पीछे का सबसे मेन कारण आप क्या मानते हैं? जी, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। जैसे कि बीते अभी कुछ 10-12 सालों में जिस तरह से कई कद्दावर नेताओं को कारण जो भी रहे हो, वो बाजू कारण तो आदरणीय बहन जी जानती हैं पार्टी के अंदर जैसे निकाला गया है। जो कभी पार्टी गुलदस्ता हुआ करती थी जिसमें अति पिछड़े पिछड़े समाज के तमाम नेता हुआ करते थे, इवन मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हुआ करते थे, दलित समाज के भी जो है बड़े चेहरा हुआ करते थे। वो कई कद्दावर नेता को जो एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाया है, वो पार्टी के अंदर एक हलचल सी हुई है। उसके बाद जो है आकाश आनंद जी को 2019 में जो है ऑफिशियली जो है बहन जी ने पार्टी में लगाया है। तो एक अनिश्चितता की स्थिति पनपी है। कहीं ना कहीं वोटर के मन में एक सवाल है, वोटर के भी और कार्यकर्ता के भी, कि हु इज नेक्स्ट आफ्टर बहन जी। हालांकि ये सवाल मानव साहब के रहते हुए किसी कार्यकर्ता के मन में नहीं था। भी तो कार्यकर्ता इतना मनोबल डाउन नहीं है कार्यकर्ता का, वो जानता है कि राजनीति में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं। कभी सत्ता पे काबिज रहे हैं 4-4 बार, ठीक है, आज सत्ता से दूर हैं, मेहनत करेंगे, फिर पार्टी में सत्ता में आएंगे। लेकिन बस जो ऊपर से पॉलिटिक्स चल रही है वो थोड़ी सद जाए, संभल जाए, जो वहीं से जो है कार्यकर्ता में जोश आता है, वहीं से कार्यकर्ता हताश और निराश होता है। आप जानती हैं एक आम कार्यकर्ता को टॉप लीडरशिप भी जो है उसमें जोश बढ़ सकती है, और टॉप लीडरशिप भी जो है हताश या निराश कर सकती है। डॉक्टर साहब, जैसे आकाश आनंद को लेकर के जहां तक मैंने देखा है, जो महसूस किया है, उसमें दो पक्ष मुझे दिखाई देते हैं। एक पक्ष ऐसा है कि जो चाहता है कि आकाश आनंद आगे बढ़े, आगे निकले, और उनके हाथ में
मतलब पूरी बसपा की कमान हो स्वतंत्र रूप से। और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि वो लोग भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी जैसा कोई चीज या फिर पार्टी सौंपने जैसी कोई चीज करें। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आकाश आनंद के हाथों में बसपा का भविष्य सुरक्षित है? देखिए, आकाश जी के हाथों में बसपा का भविष्य कितना सुरक्षित रहेगा, इस पे तो मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो आपका एक सवाल निकल के आया है, आपने जो कहा है कि एक धड़ा तो चाहता है कि आकाश आनंद के हाथ में पूरी राय पार्टी की और पूरी पार्टी को आकाश आनंद संभालें, और अभी उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आकाश, तो उसका कारण सीधा सीधा कारण साफ नजर आता है। क्योंकि अभी आकाश आनंद की जो उम्र है वो 28 साल के आसपास है, और अभी भी पार्टी के अंदर तमाम पुराने कार्यकर्ता और नेता वो लोग हैं जिनको 30-35 40 साल पार्टी के अंदर हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, वही लोग होंगे जो शायद आकाश आनंद को नहीं चाह रहे होंगे। लेकिन आकाश आनंद को एक नेता के तौर पर देखा जाए तो नो डाउट वो यूथ आइकन हैं। यूथ उनको स्वीकार कर रहा है, यूथ उनको उनमें अपना आदर्श नेता देख पा रहा है। तो यूथ के तरह से देखा जाए, यूथ की तरफ से देखा जाए तो यूथ में तो स्वीकारोक्ति उनकी है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो जो बार बार शिकार हो भी रहे हैं, तो जो पार्टी के पुराने नेता हैं कहीं ना कहीं उनको डाइवर्ट कर लेते हैं या कुछ भी प्रभाव में ले लेते हैं, या जो भी हैं, जो भी बहन जी जैसे देख रही हैं और जो डिसीजन ले रही हैं कभी अंदर कभी बाहर, उसका कारण यही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सीनियर नेता ही जो है आकाश आनंद को नहीं पचा पा रहे हैं। बाकी आज के युवा को तो कोई ऐतराज नहीं है आकाश आनंद। ये बात तो खैर सही कही है आपने कि युवा को ऐतराज नहीं है, और बल्कि जब लोकसभा के बीच चुनाव में से आकाश आनंद को विड्रॉल कर लिया गया था तो एक बड़ी नाराजगी भी युवाओं में देखी गई थी। वो चाहते थे कि आकाश आनंद जो है वो बने रहे और उनको और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये नहीं चाहते हैं कि मैंने जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देखा है कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं वो अपने परिवार में से किसी को पार्टी सौंपे। वो कुछ लोग ऐसे चाहते हैं कि उनको लगता है कि बाहर का कोई इंसान होना चाहिए, जैसे कि बसपा सुप्रीमो मायावती खुद मान्यवर कांशीराम साहब ने उनको सब कुछ हैंड ओवर किया था, तो ऐसी कुछ बाहर का कोई व्यक्ति जो है वो बसपा को हैंड ओवर करे और उसको आगे लेके जाए। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में कितना दम है? देखिए, इस चीज में एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि थोड़ा हमें अध्ययन करना पड़ेगा इस बात का कि मान्यवर साहब ने बहन जी के हाथ में पार्टी को ऐसे ही नहीं सौंपा है। बहन जी ने मान्यवर साहब को उस समय ज्वाइन कर लिया था जब पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, जब मान्यवर साहब के पास DS4 था, वामसिप थी, लेकिन पार्टी का गठन नहीं हुआ था। तो बहन जी, जो आदरणीय बहन जी उस समय की नेता हैं कि वो एक तरह से संस्थापक सदस्य भी हैं पार्टी की, है ना। जब पार्टी का गठन हुआ है तब से जो है पार्टी में कंधे से कंधा मिलाकर और मानवत साहब के साथ रहे हैं। और लेकिन उस वक्त के हालात कुछ और थे और आज के हालात कुछ और है। पार्टी की संस्थापना जैसी कोई चीज नहीं है ना। नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानवत साहब ने कहीं ना कहीं अपने मन में पहले ही डिसाइड कर लिया था कि राजनीति मुझे किसके हाथ में सौंपनी है, क्योंकि मानवत साहब जो है केवल एक पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चला रहे थे उस समय, वो समाज को भी गंभीरता से ले रहे थे और समाज के अंदर जो समस्याएं थी उनको, उनके निराकरण के बारे में, कि उनका निराकरण ये तो जानते ही थे कि वो सत्ता से ही दूर होंगी, लेकिन सत्ता कैसे आएगी, और वामसेप के माध्यम से वो जो एक इंटेलेक्चुअल लॉबी होती है, समाज में पढ़ी लिखा तबका होता है जो नौकरियों में है और जिनके पास धन बल भी है, बुद्धि बल भी है, उनके वो संपर्क में रहा करते थे, तो उनको तो बहुत सारी चीजें देखनी थी। और कहीं ना कहीं अगर वो पार्टी में देखते तो शायद हो सकता है इतना सब कुछ नहीं देख पाते। तो उन्होंने तो पहले ही तय कर लिया था मन ही मन में कि एक नेता के तौर पर तो उन्हें मायावती जी स्थापित करनी थी। तो ठीक ऐसे ही अगर माननीय बहन जी किसी को शुरू से एक नेता के तौर पर तैयार करके चलती तो सहजता से उसके हाथ में पार्टी सौंपी जा सकती थी और सहजता से कार्यकर्ता उसको स्वीकार भी कर लेता।
आपका कहने का मतलब है कि तात्पर्य है कि अभी कंफ्यूजन जैसी स्थिति है कुछ। नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है। आकाश आनंद के को एक बार जब बहन जी ने उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो उत्तराधिकार को तो लेकर कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने परिवार को ही क्यों चुना, मैं उस पे आ रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मान्यवर साहब ने जिस तरह से शुरू से ही बहन जी को तैयार किया था इसके लिए, बहन जी ने एक को नहीं किया था, कई सारे नेताओं को तैयार किया था, लेकिन वो सारे नेता बहन जी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। बहुत सारे नेता आज पार्टी से बाहर भी हैं, है ना। बहन जी ने एक गुलदस्ता तैयार किया था, लेकिन वो गुलदस्ता जो कहीं ना कहीं बहन जी को धोखा दे गया या जो भी है, तो जिसके कारण जो है बहन जी बाहर के अब किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं कर सकती। और मुझे तो लगता है कि किसी मजे हुए कार्यकर्ता को, जो कैडरेस कार्यकर्ता होगा, उसको भी किसी बाहर के आदमी पे विश्वास तो नहीं है। अगर परिवार में सत्ता जाती है और उत्तराधिकारी अगर परिवार से बहन जी चुनती हैं, तो उस पर ऐतराज तो नहीं है किसी को। मैं देख रहा हूँ पार्टी के अंदर भी नहीं है, पार्टी के बाहर भी नहीं है, ऐतराज तो नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आकाश आनंद की स्वीकृति हो गई है समाज के अंदर। अब फिलहाल जैसे बसपा की स्थिति है, तो अभी आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या बसपा में और कुछ बदलाव की जरूरत है? किस तरीके के ठोस कदम उठाए जाने चाहिए बसपा में, जिससे कि उसकी स्थिति जो है वो सुधरे और पार्टी का ग्राफ जो तेजी के साथ नीचे गिरा है उसमें उसको भी ऊपर आने में मदद मिले? देखिए, कहीं ना कहीं जो है पार्टी का ग्राफ जो गिर रहा है, वो बहन जी की निष्क्रियता मतलब ग्राउंड पर जो निष्क्रियता उनकी बढ़ी है बीते कुछ सालों में, और स्वास्थ्य कारणों से जो है उनके जो तेज धार भाषणों में नहीं रही है। किसी जमाने में जब वो चिंगारती थी मंचों से, वो चीज अब नहीं रही है। और जनता के से वो मिल तो नहीं पाती हैं, आम कार्यकर्ताओं से, अपने वोटरों से वो पब्लिक में बीच में जाकर तो नहीं मिल पाती हैं। तो कहीं लेकिन डॉक्टर साहब, बसपा सुप्रीमो मायावती की इस तरीके की राजनीति तो कभी रही भी नहीं है कि वो बहुत खुल करके कभी उस तरीके से किसी आंदोलन की तरीके से सड़क पर उतरी हो या कुछ हो। हाँ, एक आध उनका ऐसा उदाहरण है, लेकिन बहुत ज्यादा तो अब एक्स पर ही सिमट कर रह गई है पूरी राजनीति, चाहे कोई भी पार्टी हो। जिस तरीके से पूरी राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है, तो अगर बसपा सुप्रीमो मायावती भी उस पर चल रही है तो फिर गलती क्या है इसमें? नहीं, देखिए, गलत यही है कि आपने जो कहा कि बहन जी ने संघर्ष आंदोलन तो पहले भी नहीं किया। मैं देख पा रहा हूँ कि पार्टी ही आंदोलन से खड़ी की है मानव सामने, और बहन जी ने उस जमाने में हजारों और लाखों किलोमीटर जो साइकिल चलाई, गांव-गांव दौड़े, वो एक आंदोलन से कम थोड़ी ना था, है ना। जन जागरण जो उन्होंने किया, गांव-गांव जाके लोगों को, सोई हुई कौम को जगाया, उन्होंने तैयार किया, तो वो एक उनका संघर्ष ही था। लेकिन हाँ, सत्ता आने के बाद बहन जी ने ये लोगों से जो एक रूबरू होने का मौका होता था। पहले बहन जी जो है जनसभाएं चुनावों में काफी सारी किया करती थी, काफी एक्टिव रहती थी। अब आप देखिए, चुनाव दर चुनाव जो है बहन जी की जनसभाएं जो सिकुड़ती जा रही हैं, छोटी होती जा रही हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं यही कारण है कि जनता जो है अपने आप से उनको जोड़ नहीं पा रही है। अभी देखिए, आगरा में ही देखिए, आगरा में कोठी मीना बाजार का फील्ड है, सबसे बड़ा ग्राउंड माना जाता है, और उसका इतिहास गवाह रहा है कि बहन जी जब जब उस ग्राउंड में आई हैं, बहन जी ने ही उस ग्राउंड को भीड़ से भरा है। अभी तक कोई भी नेता उस ग्राउंड को भर नहीं पाता है। तो बहन जी के प्रति जो असीम प्यार है जन लोगों में, उनके समर्थकों में और उनके वोटरों में, सपोर्टरों में, वो बहन जी को ही चाह रहे हैं। आज भी वो चाह रहे हैं कि बहन जी हमारे बीच आए, बहन जी को हम ज्यादा नहीं तो आधे घंटे सुन लें, 10 मिनट सुन लें, बहन जी को सुन लें बस। अभी देखिए, 2019 का जब लोकसभा चुनाव था, तो हालांकि सपा और बसपा दोनों का गठबंधन था, बहुत मजबूत गठबंधन माना जा रहा था। लेकिन बहन जी का स्वास्थ्य कारणों से जो आगरा की जनसभा पहली बार जो है बहन जी ने अपनी कैंसिल की, और अपनी जगह उन्होंने आकाश आनंद जी को भेजा। हालांकि आगरा की जनता ने आकाश आनंद जी को भी उतना ही प्यार दिया जितना वो बहन जी को देते आए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वोटर सपोर्टर आज भी चाहता है कि बहन जी उनके बीच आए, बहन जी अपने मन की बात उनसे करें, मंच के माध्यम से ही करें, ना कि मैन टू मैन करें, लेकिन अपने मन की बात करें, और समय समय पर जनता को भूलें नहीं, अपने वोटर सपोर्टर को भूलें नहीं। हालांकि
वोटर, आज का वोटर इतना समझदार हो गया, वो ये भी नहीं चाहता कि बहन जी बात बात पे सड़कों पे आए। और सड़कों का आंदोलन, सड़कों पे आंदोलन का दौर रहा भी नहीं। लेकिन आप देखिए, बसपा ही नहीं, बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी में कितना परिवर्तन किया है। और क्या बिना परिवर्तन किए बीजेपी आज किस सत्ता में काबिज हो सकती थी? नहीं हो सकती। उसने तो उदाहरण ही बदल दिए हैं। उसने तो उदाहरण ही बदल दिए। जिस आरएसएस ने जो सालों तक तिरंगा नहीं लहराया अपनी हेडक्वार्टर में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कभी जो है एक आदर्श नेता या आदर्श उस पे नहीं, आदर्श के रूप में नहीं माना उनको। आज देखिए वो अपने हेडक्वार्टर में बाबा साहब को जो है अपना आदर्श नेता मान रहे हैं, उनकी विचारधारा पर चलने की बात करते हैं। हालांकि कितना चल रहे हैं कितना नहीं चल रहे वो तो हम और आप देख ही रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं, है ना। तो विचारधारा तो नहीं बदल सकती बहन जी की, हम चाहते भी नहीं बदले, लेकिन नीतियां तो बदली जा सकती हैं। बात नीतियों की है, और नीतियां ही तय करती हैं कि राजनीति की गद्दी पर कौन बैठेगा, सत्ता की गद्दी पर कौन पहुंचेगा, ये नीतियां तय करती हैं। तो बस नीतियां हैं जिनमें बहन जी अपने हिसाब से जो बहन जी उचित समझे वर्तमान की राजनीति को देखते हुए, क्योंकि हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम बहन जी को यहाँ बैठ के कुछ सलाह दें कि आप इस तरह से ये परिवर्तन कर लीजिए। और वो उनका जीवन संघर्ष गुजरा है इस राजनीति से, वो बेहतर जानती है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन करें कुछ ऐसा कि जनता जो है फिर से जोश से भर जाए और जनता में वो पुराना जोश दिखाई दे बहन जी के प्रति। तो ये थे आगरा से डॉक्टर नरेंद्र वरुण, जिन्होंने बसपा पर बात की, तफसील से बात की, बसपा को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से समझते हैं और क्या चाहते हैं एक समर्थक के रूप में, एक वोटर के रूप में, और जो एक पूरी तरीके से कहना चाहिए कि डिवोटेड जो समर्थक होता है, वो उसके मन में जो उद्भाव होते हैं, जो भाव होते हैं, जो भावनात्मक एक रिश्ता होता है, वो उस तरीके से डॉक्टर नरेंद्र वरुण ने हम सबके सामने रखा है, साझा किया है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस चैनल को। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरीके के और तमाम वीडियो, कोई आगरा से जुड़े हुए कोई शख्सियत जो हमसे मिलना चाहे, हमारे दर्शक सब्सक्राइबर, तो वो संपर्क कर सकते हैं। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।